सो है गाइस की हाल चाल है सब तो सारे वधिया होंगे। माय फाइनल मैसेज बिफोर 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स। वैसे तो वीडियो कल आई सी परसों, ठीक है, बट चलो देखते हैं की हिसाब किताब वाले। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं। कल इलेक्शन वैसे भाई बंदे ने जो बोलिया जो करया बई एक बार तो सीटा तो ये लै गया खिंच के बीजेपी के हथों। बहुत कमाल का काम कराया। सीरियसली ब्रो, लव्ड योर डेडिकेशन, लव्ड योर वर्क। तेरी जिन्हों आप कहते हैं ना कि बंदा एक अंदरों जाग्या होंदा, ओ नाइस। रिजल्ट आने वाला है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कोई नहीं जानता। मार्च 2024 में न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल ने बीजेपी लेड एनडीए को 411 सीट्स दी थी। उसी समय इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने इन्हें 399 सीटें दी थी। अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 400 पार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी इसी 400 पार के नारे से करी थी। लेकिन क्या है इस 400 पार का मतलब? ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोयल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे ये अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। बाद में बीजेपी ने इन बयानों से अपना मुंह मोड़ लिया। कई सारे नेताओं ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन ये सब चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद हुआ। हमारा प्यारा देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक यूट्यूबर ही ना। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड। देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ। मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी है। जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो मैं हैरान था देखकर कि 25 मिलियन व्यूज, उस समय शायद 20 मिलियन थे। ये बात साफ थी कि आप लोगों के अंदर भी वही फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी। कितना कितना अंदर एक है ना वो चीज़ कि सारा चेंज करो यार। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। यूपी ने कमाल करके दिखाती, बिहार ने कमाल करके दिखाती। जिन्ना तो ज़्यादा उम्मीद सी ना कि शायद ये ना जिता देना, वो साइड ते खड़े हो गए भाई, वो कांग्रेस वाले खड़े हो गए, होर पार्टियां वाले खड़े हो गए, ठीक है। बट मध्य प्रदेश जो सारे ही देती सीटां है ना, शायद गुजरात ने भी सारी खावा। आप लोगों के दिल में भी वही चिंता आप लोगों को सता रही थी जो मेरे दिल में मुझे सता रही थी। यही कारण है कि इतने सारे लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया और इसे शेयर किया। लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद 2 और ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना, और दूसरा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं में गलत ही क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, किसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था? एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी को। और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे कि उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। एनीवेज, बात यह है कि मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो बात मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी वो बात सच साबित होती जा रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे लगा कि कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की।
लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी। एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है, एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी पर करया ब्रो, यू चेंज द पीपल, यू चेंज द थॉट्स। मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल के बारे में ऑब्सेस्ड होना बंद करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी? क्या सही में हमें आज़ादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में, आज़ादी मिली हमें 1947 में, यानी आज़ादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आज़ादी मिलेगी ही, और गारंटी तो छोड़ो, उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आज़ादी मिलने की। लेकिन फिर भी जो सही चीज़ थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची। इस फोटो को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाजी सल्यूट कर रही थी। ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लांडमैसर, ये हाथ मोड़ कर खड़ा था, सल्यूट करने को राजी नहीं। जूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे पर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो ये सल्यूट नहीं कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा? हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? ना, इसने भी फल की नहीं सोची, इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके एक्चुअली ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਗਲਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। सो वो करने वास्ते भी नॉलेज तो जज्बा दोवें होने चाहिए। के लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन क्या हुआ था? अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले 1-2 महीने में रिलीज किए गए वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 क्या हुआ था ब्रो, मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में। सिर्फ सोच लो 70 मिलियन 7 करोड़ बंदे ने, नवे बंदे ने जरूर अठी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, यूनिक बंदा। तो 5.6 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स, 35 मिलियन वो बंदे ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी देखते हैं। वाह, यूट्यूब पर ही इसके मायने समझ रहे हो। ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर ली। आप ऐसे कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा।
अब एक्चुअली में नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें। ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ यूट्यूब की है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आप लोगों ने इतनी बार इन वीडियोस को शेयर किया, मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम हम करीबन 20 से 25% वोटर्स तक तो ज़रूर पहुंचे होंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूँगा। 80% से ज़्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं। ये बात दैट्स ट्रू 81.3 ठीक है। हाँ, मेरे 82% इंडिया को है। सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पैसे बर्बाद करूँगा बॉट्स खरीदने में या फिर पेड कमेंट्स खरीदने में। तो जितने भी कमेंट्स आपने वीडियोस पर देखे, जितने भी लाइक्स, जितने भी व्यूज़ आप वीडियोस पर देख रहे हो, ये सब के सब 100% असली लोग हैं। इस संघर्ष में जितनी कोशिश मैंने की है उससे कहीं ज़्यादा कोशिश आप लोगों ने करी है। एक कमेंट मैंने देखा जिसमें आप में से किसी ने लिखा था कि आपने 850 लोगों को मेरा एक वीडियो फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप। क्या बात है। एक आदमी की रिसेंटली वीडियो देखी जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर हमारे वीडियोस देख रहा था। कई सारे ग्राउंड इंटरव्यूज़ में मैंने लोगों के मुंह से अपना नाम सुना। ये देखकर खुशी हुई कि बच्चे भी सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहे थे। एक वीडियो में ईडी की वेपनाइजेशन की बात करता है कोई लड़का, तो यूट्यूब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा ध्रुव राठी के वीडियोस देखकर पता चला। आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि वो कितना इंस्पायर्ड फील किए इन वीडियोस को देखकर। एक एक्टर ने मुझे बताया जिस दिन मुंबई में वोटिंग थी उस दौरान उनकी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन हमारे प्रयास को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उस दिन उन्होंने रिटर्न फ्लाइट बुक करा ली। कई फॉरेन में रहने वाले लोगों ने मुझे यही चीज़ लिखकर बताई कि सिर्फ मेरे वीडियोस को देखकर वो इतना मोटिवेट हुए वोट करने को कि वो फ्लाइट पकड़कर आ गए सिर्फ वोटिंग के लिए। दूसरी तरफ किसी ने बताया कि उनके एक दोस्त ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और प्रोजेक्टर लेकर हरियाणा और राजस्थान में चले गए। गाँव-गाँव में लोगों को ये वीडियो दिखाने लगे प्रोजेक्टर के जरिए। वाह यार, वाह 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 वाह। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसी कई स्टेट्स में ऐसे नज़ारे देखने को मिले जहां पर इन वीडियोस को पब्लिक में प्ले किया गया। भारत और दुनिया भर के कई अखबारों में हमारे इस संघर्ष की चर्चा छपी। फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, अल जजीरा, टाइम मैगजीन, द टेलीग्राफ, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स। दुनिया में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। ये सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और IT सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरी, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेलंगाना का एक ये वीडियो सामने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए। तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा करेक्ट होता है, इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते, तो कैसे काउंटर करा जाए इसे। ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఒక ధ్రువరాటి అనే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుతున్నాడు, వాడు చరిత్రను ఇంకా మార్చేస్తున్నాడు, చాలా మంది నాకు వ్యూస్ వస్తున్నాయి, దాని గురించి మీరు వాడు యూట్యూబ్ కి కంప్లైంట్స్ ఉంటారు, వాడు యూట్యూబ్ రెగ్యులేషన్స్ కి కరెక్ట్ ఉంటాడు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వాడు అక్కడ ఏదైనా చేర్చాడు చేస్తేనే మనం గెలుకోవచ్చు। వాడు మాట్లాడేది కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడతాడు। वाह क्या बात कही है। देखो देखो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैसे आपके हेटर्स भी सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं। अगर मैंने ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਨ ਸਾਲੇ ਜੱਟ ਦੇ कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए। ये कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं। అంటే సన్నీ లియోని నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్ లో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు మంత్రిగా చేస్తున్నారని ధ్రువ రాఠీ చెప్పిందని చెప్పారు। ਲਾਈਵ टीवी ਤੇ ਬਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। क्या प्लान बनाया है, यानी कि फेक न्यूज फैलाओ कि ध्रुव राठी ने फेक न्यूज फैलाई है।
दोस्तों मैं अक्सर बात करता हूं अपने वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की। इन लोगों ने वहां भी कसर नहीं छोड़ी, डीप फेक का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ एक झूठी खबर फैलाने के लिए। किसी ने ये झूठी ऑडियो क्लिप डाली जिसमें मेरी आवाज़ को इमिटेट करने की कोशिश करी गई है। ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि मैं फ़ोन कॉल पर किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था और पैसे मांग रहा था। डोंट वरी, आई एम विद यू, अब चिंता न करो। आई एम वार्निंग यू, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलता है। हाँ, मुझे तो यूके से आता है ना, मेरा चैनल क्लियर है। There is no need to defend them on this, no need. I'll call you, मैं बात करता हूँ आपसे। देखो किस देख लो हद यार, हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए। ऊपर से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहाँ पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर। कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूँ, जहाँ पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूँ ओपनली। दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी। खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है? तो ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई। क्या बात है, क्या बात है, नाइस यार। मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसी हरकत इनके गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं। कुछ भी बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है। भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, अब मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप। मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने ज़मीर को बेचते हैं। अपनी लिखा है ना थे कि शरीर दे मरण नूं मौत नहीं गिनते, जमीर दे मरण नूं मौत गिनते हैं। आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं। ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता हो, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन दुख जरूर होता है। दुख होता है कि ये कैसा कल्चर बना दिया है इन्होंने देश में। कहाँ तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि विचारों को हर दिशा से आने दो, और आज 2024 में ये ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो। एक डेस्परेशन है इनकी तरफ से कि अगर किसी का विचार इनसे नहीं मिलता हो तो उसे किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो। कई बारी तो मुझे बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब देखकर। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, आपकी तरफ से इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला कि इनकी कोई भी झूठ की दुकान टिक नहीं पाई। हर रोज के मुझे हजारों मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिली, किसी ने आप में से मेरी पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई गाना ही बना डाला। हाँ मैं 2-3 गाने सुने हैं। ध्रुव राठी की कल अपने मुंडे ने भी की है, पंजाबी सिंगर ने की है। एक बॉब ने कल गाना कढ़िया, बॉबी रंधावा जो है उन्हें भी गाना नहीं, मैंने शायद उन्हें पोएम कढ़ी है शायद, मैं देखा इंस्टाग्राम पे। लाखों लोगों का लव और रिस्पेक्ट मिला, लोगों ने एडिट्स बनाए, किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा। इसलिए आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे हैं। चरण वंदना करने वाले लोग डेली बेसिस पर अपनी बदतमीजी का सबूत देते रहे और हम देश के मुद्दों पर बात करते रहे। बेरोजगारी पर वीडियोस बनाए, किसानों के मुद्दे उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बात करी, फार्मा स्कैम की बात करी।
खाने में डलने वाले मसालों की बात करी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चारों डिपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसी तरह से हमारा मिशन 100 करोड़ चलता रहा। ये मेरे अकेले का मिशन नहीं था, ये हम सब का मिशन था। हर एक उस भारतीय का मिशन है जो देश की फिक्र करता है, जो देश को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है, जो आम लोगों के बेहतर भविष्य की फिक्र करता है। और कल चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी हमसे ये एहसास नहीं छीन सकता। इस एहसास को इस वीडियो में सहजने की मुझे जरूरत महसूस हुई। लगा कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जब भी दुनिया में किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो और देश के लोगों को जब भी हिम्मत चाहिए तो हमारी ये दास्ता उनके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे दूसरों के लिए ही क्यों, ये दास्ता हमारे लिए भी तो एक प्रेरणा है। ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्या पता कल के चुनाव के नतीजों में बीजेपी वाकई 350-400 सीट जीत जाए और प्रधानमंत्री देश को तानाशाही की दिशा में ही आगे बढ़ाते रहे। तब क्या करेंगे? प्रेरणा लेंगे अभी तक के इस सफर से, इस वीडियो से, और कोशिश को जारी रखेंगे। और अगर कल इंडिया अलायंस की भी जीत हुई तब भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतना तो है कि देश में ध्रुवीकरण कम होगा, तानाशाही के काले बादल छट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कितने कितने मंत्री पॉलिटिक्स तो वही चीज सही हो जाएगा। किसी ने एक बार कमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा? ऑब्वियसली उठाऊंगा। इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है। और जब सब ठीक भी हो जाए तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। क्या बात है यार, क्या बात है, रिस्पेक्टिव ब्रो। कहाँ हम सपने देखते हैं देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, लेकिन पिछले 10 सालों में हालत ये हो गई कि कुछ लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करने लगे। राजनीति में ईमानदार और शरीफ नेताओं की कमी है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी का इशू है, पोल्यूशन एक मेजर समस्या है। सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ पर हर इंसान साफ हवा में सांस ले, साफ पानी पिए, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान, हर पशु पक्षी के लिए जीने लायक हो। क्या धरती पर एक स्वर्ग बनाना मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं बस सही कर्म करने पर ध्यान दूंगा, फल पर ऑब्सेस्ड नहीं होऊंगा। ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फे डिसूजा, मीना कोटवाल, सर्फप्रिय सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट, केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। पत्रकारों के अलावा वुमेन इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक अहम रोल निभाया। डॉक्टर मेडूसा, रैंटिंग गोला, कबीरान, गरिमा, नेहा सिंह राठौड़, किसी ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी तो किसी ने सैटायर में, तो किसी ने गाकर। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक रिएक्शन वीडियोस होते हैं उनमें कितनी ही औरतें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हुई दिखाई दी। पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? अपने ਆ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਆ ਮੇਮਸ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। सुत की रक्षा कर सकते हैं, मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब कोई महिला इस तरह से देश की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है, उसके पर्सनल राइट्स ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं। वो किसी से फ्रीडम मांगती नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दी गई फ्रीडम को खुद से रिक्लेम कर लेती है। जय भीम फिल्म का ये जो आखिरी सीन है, इसी तरीके से देश की हर एक लड़की और औरत को अखबार उठा लेना चाहिए। बहुत हो चुका ये हनी सिंह टाइप के गानों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना। एक ऐसे इंसान वो दैट्स आल्सो बिग लाइक, क्योंकि मैं यार कितना कितने पता नहीं वीडियो देख के इमोशनल हो रहा है। मैंने इतना हो रहा है कि यार क्या बात है, देश चेंज तो दिखा की तरह देखना जो केवल सजना सवरना जानता हो। बहुत हो चुका ये शॉपिंग लवर वाला जो लेबल है, कोई गर्व की बात नहीं है इसमें। बहुत हो चुके ये स्टीरियोटाइप्स की लड़कियां पॉलिटिक्स को नहीं समझती। अब बाहर निकलिए इस कोकून से। याद रखिए कि इसी दुनिया में एक डाफने गैलिजिया थी, जिन्होंने पनामा पेपर्स के जरिए पूरी दुनिया के करप्ट लोगों को एक्सपोज कर दिया और अपनी पत्रकारिता करते हुए शहीद हो गए। लेकिन बात यहाँ सिर्फ औरतों की नहीं है। रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिसार शर्मा। आकाश बैनर्जी इज वेरी गुड, आई नो हिम। रवीश कुमार ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ अभिषेक शर्मा ਐਡ अजीत होना ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं पता। अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकारों ने संघर्ष किया सच दिखाने का। अर्पित शर्मा और मुकेश मोहन जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिम्मत दिखाई आवाज उठाने की। लेकिन आप फिर भी शायद सोचो कि आप अकेले क्या कर सकते हो। कई बार बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग हेल्पलेसनेस जताते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कईयों ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। मैं यहां पर कहूंगा कि देश के लिए कुछ करने की बजाय सभी कुछ देश के लिए क्यों नहीं किया जाए। पहली बात, अपनी कॉम्युनल, कास्टिस्ट, मिसोजिनिस्ट, क्लासिस्ट सोच का इलाज करें अगर आपकी वैसी सोच है तो। फिर कई वीडियोस में मैंने बताया है कि हमें वोकल फॉर लोकल को एक जुमले की जगह हकीकत बनाना होगा। कोशिश करें खाने का सामान जितना सीधा किसान से खरीदा जा सके उतना ही बेहतर है। इसी तरीके से आप कपड़ों को या घर के डेकोरेशन आइटम्स को जितना लोकली खरीदे उतना बेहतर है। इससे जो अमीर गरीब के बीच वेल्थ इनइक्वालिटी है वो कम होगी। अपने घर से जब निकले तो हमेशा एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर चले ताकि प्लास्टिक यूजेज को कम कर सके। गंदगी ना फैलाएं। अपने आसपास पौधे और पेड़ लगाएं, उनका रख रखाव करें। हर एक चुनाव में वोट करें। इस बार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं देखी गई। बहुत सी जगहों पर पोलिंग ऑफिसर्स रात को 2-3 बजे तक अपने घर पहुंच पाए। क्या ये सब एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। इस इनएफिशिएंट हीट वेव किल्ड एट लीस्ट क्या ये सब 33 पोल वर्कर्स एट इंडिया इलेक्शन। फक शिट 33 ਤਾਂ वर्कर ही मर गए। मैं इलेक्शन ड्यूटी करते एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? जरूर हो $18,000 ईच हर बंदे को दिता गया सकता था। इस इनएफिशिएंसी के अलावा ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए जहां पर इलेक्शंस फ्री और फेयर ना होने के सवाल उठाए गए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के संबल में, सूरत और इंदौर जैसी कई जगहों पर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी गई। एक के बाद एक भाषण में इवन प्रधानमंत्री ने बार बार धर्म के नाम पर हेट स्पीच फैलाई अपने भाषणों में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया। इस चुनावी प्रक्रिया को फ्री और फेयर करने के लिए जो आवाज उठाने की जरूरत है, जिस आंदोलन की जरूरत है, वो हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हर पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तभी इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं प्रोफेशंस में सीमित नहीं है, ये बात हर प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी आप काम करते हो उसे अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हर एक IAS ऑफिसर रौब झाड़ने के बजाय खुद को जन सेवक की तरह देख ईमानदारी से जनता के लिए काम करे। हाँ, वैसे पुलिस जिद्दन रौब झाड़न की जगह तो ये समझन लग जूगी ना कि इंसान ही असी भी, असी इन्हां दी हेल्प करनी है, ना किसी चोर मारनी है। पुलिस वाले क्राइम को रोकने के लिए कमिटेड हो। फिल्म मेकर एनिमल जैसी क्रिंज फिल्में बनाने की बजाय मीनिंगफुल फिल्में बनाएं। अगर आप एक रेस्टोरेंट या ढाबा चलाते हैं तो लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाएं ताकि लोगों की सेहत का नुकसान ना हो और उन्हें मजा भी आए और देश का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़े। सभी लोग अगर अपना प्रोफेशन देश में ईमानदारी से करने लगे तो देश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा और ये काम हम में से हर किसी को करना होगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी बात टाइम आने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद और जय हिंद। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। यार नाइस है। सब मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये बुरी है यार वैसे सोचने वाली गल है ना, जिन्नी आ वीडियो जिथे लाए जा रहे, जिथे इतने ध्रुव रेड्डी दिखाया गया था, मतलब ये क्लब्स क्लब वाइब दे रहा कोई, है ना। तो सोचो दुनिया कितनी अक्की पई है यार इस टाइम, मोदी हो रहा तो बीजेपी हो रहा तो। आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं होए क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत बढ़िया वीडियो है यार, बहुत बढ़िया वीडियो, स्वाद आ गया देख के। सत श्री अकाल।